नमस्ते। एमपीसी बेसिक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था सीटेट फर्स्ट, उसमें जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने 15 क्वेश्चन लिए। आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन लूँगी, तो ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कल 15 लिए थे, आज 16 से 29 तक हम देखेंगे। 16 क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। इसके ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है जेंडर प्रासंगिकता, दूसरा है विकसित जेंडर पहचान, थर्ड है जेंडर रूढ़िवादिता और फोर्थ ऑप्शन है जेंडर सिद्धांत। तो क्या क्या दिखाता है खिलौनों, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, ये क्या दिखाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 जेंडर रूढ़िवादिता इसका आंसर होगा। देखो, इसमें क्या होता है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, जो घरेलू सामग्री या व्यवसाय और रंगों को जो विशिष्ट रंग के साथ संबंधित करना, ये जेंडर रूढ़िवादिता में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, एक शिक्षक को चाहिए कि एक शिक्षक को क्या चाहिए? देखो, ऑप्शन फर्स्ट है, यहाँ संप्रेषित करे कि वह कक्षा और कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है। ऑप्शन सेकंड देखिए, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ऑप्शन 3 है, वह विशेष समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। ऑप्शन फोर्थ है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है। शिक्षक की प्रक्रिया में क्या शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तथा आपको पता है एक अच्छा शिक्षक कक्ष में ऐसा वातावरण का निर्माण करता है कि जिससे विविध संस्कृति के बच्चों को उनकी संस्कृति को प्रभावित किए बिना सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की भावना, भाषा, संस्कृति तथा धर्म का सम्मान करते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? संस्कृति का सम्मान, सब बच्चे के संस्कृति का समान सम्मान करना चाहिए और उनको महत्व देना चाहिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन फर्स्ट है मुख्य धारा शिक्षा, ऑप्शन सेकंड है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन थर्ड है समावेशी शिक्षण और ऑप्शन फोर्थ है पृथक्करण। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, समावेशी शिक्षण। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या बताता है कि सब बच्चों को समान शिक्षण, या अपंग, जो कर्णबधिर है, जिनकी मानसिक क्षमता कम है, वो सब बच्चे एक स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे समावेशी शिक्षण ले सकते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये बात बताई है कि समावेशी शिक्षण की। आगे का क्वेश्चन देखिए। डैश डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा है मुख्य धारा शिक्षा और चौथा है विशेष शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा विचारधारा में क्या बताया है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा का प्राप्त करना की अधिकार होना चाहिए। आपको पता है इसमें क्या होता है, जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था का समान शिक्षा प्राप्त होता है। जो अपंग है, मानसिक है, मैंने ऊपर ही बताया है कि उन सब बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ना या पढ़ाना चाहिए।
आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, सेकंड है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, तीसरा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, और फोर्थ ऑप्शन है निर्देश एवं संचालन। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्थक अधिगम घटित होता है किससे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, कंठस्थ और स्मरण अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, आपको तो ये पता है। इसमें जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, जबकि अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास तथा निर्देश एवं संचालन अधिगम की मुख्य प्रक्रिया है। कौन कौन सी मुख्य प्रक्रिया है? अन्वेषण, पारस्परिक क्रिया, उसके बाद पुनरावृत्ति और अभ्यास, फिर है निर्देश और संचालन। ये सभी क्या है, कौन सी क्रिया है? ये पुनर्गठित या जिसके द्वारा जन की अन्वेषण सार्थक अधिगम घटित होता है, जबकि अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया इसमें आती है। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, बच्चे प्रथवी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन है फर्स्ट, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ऑप्शन सेकंड है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और वो बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ऑप्शन थर्ड है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है वे शाम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, इसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए। फिर है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर बच्चों को पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, और बच्चों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए कक्षा में क्या करना चाहिए? शिक्षकों ने प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद का क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश डैश है। तो ऑप्शन देखिए, पहला अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, और लास्ट ऑप्शन है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद का क्वेश्चन है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सेकंड ऑप्शन है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, ऑप्शन थर्ड है निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन फोर्थ है उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं। तो शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होने पर विद्यार्थी क्या करता है? इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन दो इसका आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियाँ। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ऑप्शन सेकंड है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है, ऑप्शन थर्ड है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, और ऑप्शन 4 है कि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4।
बच्चों की गलतियाँ क्या है, एक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। बच्चों की गलतियाँ उन्हें अंतर्दृष्टि देती है। उसका बाद का क्वेश्चन है, मूल्यांकन को डैश डैश। मूल्यांकन क्या होता है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है, आप ऑप्शन के देखकर उसका सही आंसर दे सकते हैं। सेकंड है ऑप्शन, एक अलग गतिविधि है के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ओ है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या करना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ना कि उनको ज़्यादा महत्व आपको देना चाहिए। इसका बाद का क्वेश्चन है, नीचे का क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखी हुई स्थिति क्या बताए, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। स्थिति क्या है पहले देखेंगे। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहितकरण महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो नीचे दी हुई स्थिति में किस सिद्धांत को दर्शाती है, सिद्धांत बताना है। ये स्थिति दी हुई है आपको, ये ऊपर की स्थिति है और आपको नीचे का सिद्धांत कौन सा है ये बताना है। तो पहला फर्स्ट सिद्धांत या फर्स्ट ऑप्शन है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। ऑप्शन थर्ड है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। और ऑप्शन फोर्थ है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो इसका सही सिद्धांत तो कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही सिद्धांत है वो है ऑप्शन नंबर 2, संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है। इसमें क्या है, प्रश्न दी गई स्थिति संज्ञान और संवेग की परस्पर संबंधित है, सिद्धांत को दर्शाती है। क्योंकि इस स्थिति में क्या बताया कि जब बालक को संज्ञान होता है और वह पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कुंठा, निराशा और द्वेष आदि का भाव उत्पन्न होता है, जो एक कार्य को बिना प्रयास के छोड़ने के लिए प्रकट होता है। तो ये स्थिति निर्माण होती है, ये सिद्धांत इस स्थिति को लागू होता है। ऑप्शन 2, संज्ञान और संवेग परस्पर कैसे है, संबंधित है। फिर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक किस तरह बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट देखो, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने, बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। फिर सेकंड ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। ऑप्शन थर्ड है, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। और ऑप्शन फोर्थ है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट, इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर है, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने के बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके वो प्रोत्साहन बच्चों का बढ़ा सकते। इसके बाद का क्वेश्चन है, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल और प्रयास शामिल है, इसका उदाहरण है। उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, परंपरागत विधि। सेकंड है, अंतवैयक्तिक बुद्धि। थर्ड ऑप्शन है, निगमनात्मक विधि। और फोर्थ ऑप्शन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है इसका आंसर होगा। इसमें क्या आता है, ये विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल और प्रयास शामिल होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के अंतर्गत आते हैं। इस विधि में बालक को सीखने की प्रक्रिया केंद्र के अंतर्गत रखने पर बल दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। इस तरह हमने
जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन थे जो 7 जुलाई 2019 को पेपर में जो आए थे उसके बारे में हमने 2 वीडियो में डिस्कशन किया। आगे के वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन आपको बताऊंगी, जिसमें मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में आपको सब दिखाऊंगी या बताऊंगी। वीडियो उसके ऊपर मैं आगे के बनाऊंगी। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।